नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ऋतु मुकेश शर्मा सेवन पर स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अभागिन। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। सर्दियों के दिन थे, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। खेत खलियान, गांव कस्बा, सब ने कोहरे की मोटी चादर ओढ़ रखी है। आजकल पौ फटने से पहले ही रामजी लाल के घर में खटर पटर शुरू हो जाती है। तड़के अंधेरे से ही महिलाओं के मंगलगान की आवाज कस्बे में गूंजने लगती है। दिन चढ़ते ही रामजी लाल के घर में मेहमानों का जमावड़ा शुरू हो गया। घर के आंगन में दो भट्टियां दहक रही थी। एक भट्टी पर गर्मा गर्म पूड़ी समोसा छन रहे थे, तो दूसरी भट्टी पर मिठाइयां उतर रही थीं। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। रामजी लाल की गोद ली गई पुत्री सरोज का दूसरे दिन विवाह था। हल्दी लगने से सरोज का गोरा रंग और भी निखर आया। चौकी पर बैठी सरोज के हाथों में मेहंदी रची हुई है। उसकी सलवार घुटनों तक सिमटी हुई है। उसकी सहेली मंगला हाथों में मेहंदी लगाने के बाद उसके पैरों में मेहंदी लगा रही थी। गांव की युवतियां चारों तरफ घेरा बनाकर सरोज को छेड़ रही थीं। उसकी एक सहेली ने कहा, सरोज, तुम ससुराल जाकर हमें भूल मत जाना। ये सुनकर सरोज खिलखिलाने लगी। उसकी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने तैर रहे थे। उसके पास बैठी सरोज की मां बिमला की आंखों में आंसू थे। बेटी की विदाई की कल्पना करते हुए उसकी आंखें डबडबा आईं। पर वो ये सोचकर प्रसन्न थी कि बड़ी बहन कमला और जीजा रामजी लाल के सहयोग से उसकी बिटिया का घर बसने जा रहा है, वरना उसके घर में सदैव गरीबी और फाके रहे हैं। दुखियारी बिमला के दो पुत्र रमेश सुरेश और एक 7 वर्ष की पुत्री सरोज थी। बिमला का पति शुरू से ही लापरवाह रहा, ऊपर से उसे नशे की लत थी। थोड़ी सी जमीन थी, वह भी पति के नशे के कारण गिरवी रखी जा चुकी थी। एक रात बिमला का पति अपने तीनों बच्चों और पत्नी को छोड़कर सन्यासियों के साथ निकल जाता है, फिर कभी वापस लौटकर नहीं आता। बिमला ने मेहनत मजदूरी के द्वारा अपने घर का भरण पोषण किया, परंतु अब गुजारा करना कठिन था। बिमला की एक बहन थी कमला, जिसकी शादी एक संपन्न घराने में हुई। उसके पति रामजी लाल कस्बे के नामी वकील थे। बिमला की हालत देखकर कमला ने कहा, बहन, भाग्य का लेखा भला कौन मिटा पाया है। तुम अपनी पुत्री सरोज को मुझे दे दो। शहर में रहेगी तो लड़की का रंग ढंग भी बदलेगा। मैं इसे पढ़ाऊंगी और इसका विवाह भी कर दूंगी। ये सुनकर बिमला सोचने लगी कि बेटे तो मेहनत मजदूरी कर लेंगे, परंतु बिटिया का लालन पालन कठिन है, और वह अपनी 7 वर्ष की बेटी सरोज को कमला को सौंप देती है। कमला सरोज को लेकर कस्बा आ जाती है और उसका दाखला एक स्कूल में करा देती है। 2 वर्ष तक कमला सरोज को बेहद लाड़ प्यार से पालती है। 2 वर्ष के बाद कमला फिर गर्भवती होती है और वो एक पुत्री को जन्म देती है। अपनी पुत्री के जन्म के बाद कमला का व्यवहार सरोज के प्रति बेहद बदल जाता है। 5वीं कक्षा के बाद सरोज की पढ़ाई छूट जाती है। अब वो घर के सारे काम करने लगती है। खाना बनाना, सफाई पोंछा करना, कपड़े धोना, भैंसों को चारा डालना। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। यौवन की दहलीज पर कदम रखते ही सरोज का रूप निखरने लगता है। परिश्रम से उसकी काया कुंदन की तरह निखरने लगती है और देखते ही देखते सरोज की उम्र 18 वर्ष हो जाती है। कमला की पुत्री मीनू, जो सरोज से 3 वर्ष छोटी थी, वो दिखने में बेहद कुरूप थी।
कभी कभी सरोज बाल बनाते समय अपने रूप को आईने में निहारती तो वो शर्मा जाती। एक दिन उसने आंगन में महकते हुए मोगरे के फूलों को अपनी चोटी में गूंथ लिया। यह देखकर कमला की आंखों में मानो खून उतर आया। वह सरोज को घसीटकर कोठरी में ले गई और उसे लात घूसे और धोबना से तब तक मारती रही जब तक सरोज मूर्छित न हो गई। अब तो सरोज पर हाथ छोड़ना कमला का रोज का नियम बन चुका था। रामजी लाल भी अपनी पत्नी कमला से बेहद डरते थे। कमला की पुत्री मीनू भी सरोज के रूप सौंदर्य से ईर्ष्या करती थी और वह सरोज की चुगली अपनी मां कमला से किया करती थी। समय गुजरने लगा। कमला को गठिया रोग ने पकड़ लिया। वह गठिया रोग के उपचार के लिए पास के कस्बे में वैद्य द्वारका प्रसाद के पास जाया करती थी। एक दिन वह द्वारका प्रसाद जी के पास अपने उपचार के लिए गई। द्वारका प्रसाद जी की उम्र 45 वर्ष थी। उनके 2 पुत्र थे और पत्नी का निधन हृदय गति रुक जाने के कारण हो जाता है। कमला ने कहा, वैद्य जी, अभी आपकी उम्र ही क्या है? घर गृहस्थी संभालने वाली धनानी तो होनी चाहिए। फिर बिना औरत के भला कैसा घर? वैद्य जी भी अपने पुत्रों की परवरिश के लिए विवाह करना चाहते थे। कमला ने सरोज का विवाह वैद्य द्वारका प्रसाद जी से तय कर दिया। रामजी लाल ने कमला को बहुत समझाया। रामजी लाल ने कहा, कमला, बर की उम्र तो 45 वर्ष है और सरोज अभी 18 वर्ष की है। ये विवाह करना उचित न होगा। लोग क्या कहेंगे? परंतु कमला के आगे रामजी लाल की एक न चली और सरोज के सरोज का विवाह वैद्य द्वारका प्रसाद से तय हो गया। सरोज के विवाह की सूचना कमला ने उसकी मां बिमला तक पहुंचा दी। बिमला भी अपनी बिटिया के विवाह की खबर सुनकर बेहद प्रसन्न हुई और वह भी कमला के घर आ गई। विवाह का दिन आया। सांझ समय जब बारात चढ़ाई कर रही थी तो दूल्हे को देखकर गांव की औरतों में फुसफुसाहट होने लगी। बिमला ने जब यह सुना कि दूल्हे तो अधेड़ उम्र का है तो वह दौड़कर घर के दरवाजे पर आई और दूल्हे को देखकर उसके पैरों की जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कमला से कहा, दीदी, मैं अगर मेरी बिटिया का विवाह नहीं हो पा रहा तो मना कर देती। मैं अपनी सरोज का विवाह किसी गरीब मजदूर से कर देती। तुमने मेरी बेटी का सर्वनाश कर दिया। इतने अधेड़ वर्ष से मैं अपनी बिटिया का विवाह न करूंगी। लाल जोड़े में सजी सरोज ने जब अपनी माँ और मौसी की बात सुनी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा लगा कि मानो भविष्य के सुनहरे सपने क्षण भर में चकनाचूर हो गए। कमला ने क्रोध में गरजते हुए कहा, अरे बिमला, बहुत अच्छा किया। तुम मेरे एहसानों का अच्छा बदला चुका रही हो। तेरी बिटिया को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया। अरे आदमी की उम्र में क्या रखा है? सरोज वैद्य जी के घर राज करेगी। नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, सब कुछ तो है वैद्य जी के पास। शुक्र मना कि वैद्य जी ने तेरी बिटिया को पसंद किया है और विवाह के लिए हामी भर दी। बिमला ने यह सुनकर क्रोध में कहा, जी जी, अगर वैद्य जी में इतनी ही खूबी है तो तुम अपनी बेटी मीनू का ब्याह काहे न कर देती। कमला बिमला की इस बात को सुनकर क्रोध में उबल पड़ती है और वो ताना मारती हुई कहती है, बिमला, मीनू का बाप सरोज के बाप की तरह भगोड़ा न निकला। ऐसे भगोड़े कायर बाप की बेटी से भला कौन विवाह करेगा? कोई शरीफ घराने का लड़का तेरी बिटिया से विवाह नहीं करेगा। तेरे घर में तो चूहे ग्यारिश कर रहे हैं। ये सब बातें सुनकर बिमला अवाक रह गई और वो कुछ न बोल पाई। कमला ने झूठ मूठ का नाटक करते हुए कहा, बिमला, बारात दरवाजे पर खड़ी है, क्यों मेरी जगहसाई करना चाहती है? मेरे एहसानों का अच्छा ऋण उतारा है तूने। बिमला कुछ न बोली। रोती बिलखती सरोज का विवाह वैद्य द्वारका प्रसाद के साथ हो गया।
सरोज जब ससुराल आई तो उसने शादी के बाद बैजी के दोनों लड़कों को अपनी सगी अपनी सगी माँ के समान प्यार किया, उनका पालन पोषण किया। घर में सब कुछ था, गाड़ी, गहने, कपड़े, लत्ते। परंतु यदि किसी चीज की कमी थी तो वह थी पति के प्रेम की। वैद्य द्वारका प्रसाद के लिए सरोज अपने बच्चों की ढाई से अधिक कुछ न थी। उन्हें सरोज के रूप, सौंदर्य, बनाव, श्रृंगार में कोई रुचि न थी। जब कभी सरोज आईने के आगे बैठकर अपना रूप संवारती तो वैद्य जी उसे झिड़कते हुए कहते, अरे तुम ये क्या सारे दिन आईने के आगे खड़ी होकर बनाव श्रृंगार करती हो? तुम यहाँ बनाव श्रृंगार के लिए नहीं आई हो। मेरे बच्चों की परवरिश पर ध्यान दो। मेरे बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, धोबी, दूधिया, रसोईया, इन सब का हिसाब भी रखा करो। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वाह करो। अपने पति की इन कठोर बातों को सुनकर सरोज का मन बेहद उदास हो जाता और उसके मन में हमेशा एक उदासी और नीरसता छाई रहती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सरोज का शरीर सूख कर पीला हो चला। एक दिन दूधिया शाम जब दूध देने आया तो उसने सरोज को देखकर कहा, भौजी, अभी तो विवाह को वर्ष भर भी न हुआ है, कैसी फीकी फीकी दिखती हो। तुम तो सुहागिन हो। सुहागिन स्त्री को तो बनाव श्रृंगार से रहना चाहिए। वैद्य जी की पहली पत्नी लीला भौजी तो बहुत बनाव श्रृंगार करती थी। उनके हाथों से कभी मेहंदी छूटते हुए न देखी। ये सुनकर सरोज ने कहा, भैया, घर में बथेरे काम हैं, चलो कल से शिकायत का मौका ना दूंगी। यह कहकर दूधिया शाम और सरोज परस्पर हंसने लगे। सरोज और दूधिया शाम को हंसते देखकर वैद्य द्वारका प्रसाद को मानो काटो तो खून नहीं। दूधिया को लताड़ते हुए उन्होंने भगा दिया और सरोज का हाथ पकड़कर उसे कोठरी में ले गए और मारते हुए बोले, बेशरम, बेहया, गैर आदमियों के साथ हंसी ठिठोली करती है। और सरोज फूट फूट कर रोने लगी। अब तो सेठ जी के अत्याचार सरोज पर बढ़ने लगे। सरोज चुपचाप सब कुछ झेला करती, खुद ही अपने मन को बहलाती, शांत करती। समय गुजरने लगा। एक दिन जब सरोज घर की सफाई कर रही थी तो उसकी निगाह हवेली के एक कमरे पर पड़ी। उसने चुपके से उस हवेली के कमरे का ताला खोला और जब वो कमरे में प्रवेश करती है तो देखती है कमरे में एक लकड़ी की अलमारी रखी हुई है। वो उस अलमारी को खोलती है और उस अलमारी में देखती है कि जरीदार साड़ी और जड़ाऊ गहने रखे हैं। गहने और जरीदार साड़ी को देखकर सरोज प्रसन्न हो जाती है। वह सोचती है, ये जरीदार साड़ी और जड़ाऊ गहने पहनूंगी तो वैद्य जी को शायद अपनी पूर्व पत्नी लीला की याद आ जाए और वो भी शायद मुझे लीला की तरह प्रेम करे। सरोज गहने और कपड़े पहन के अपना श्रृंगार कर लेती है। दोपहर में जब वैद्य जी खाना खाने घर आते हैं तो सरोज को इस वेशभूषा में देखकर आग बबूला हो जाते हैं और गुस्से में उबलते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लीला के गहने और कपड़े छूने की? तू लीला नहीं बन सकती, तू सिर्फ मेरे बच्चों की धाय है। और वैद्य जी सरोज को घसीटते हुए कोठरी में ले जाते हैं और लात घूंसों से उस पर प्रहार करने लगते हैं। मारते मारते वैद्य जी की जब सांस उखड़ जाती है तो वो सरोज को छोड़कर वहां से निकलकर अपनी दुकान पर चले जाते हैं। जमीन पर लेटी लेटी सरोज रोए जाती है। वह नहीं जानती कि उस अभागिन की यंत्रणा
आखिर कब समाप्त होगी। उसका जीवन मौसी की यंत्रणा और बेजी की यंत्रणाओं के बीच उलझकर रह गया। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।